सबों को जय श्री जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़े ही दिनों में यानी कि मार्च 8 को हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल भी पिछले साल की तरह हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे वुमेन से मिले जो कि और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। सो राउरकेला से लेके हम लोग इस जगह तक यानी कि 45 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हुए हम लोग यहाँ आके पहुँचे हैं। उल्हीन करके है ये जगह, और यहाँ हम जिनसे मिलने आए हैं वो मेरे सामने बैठी हैं। और ये हैं हमारे जो पीछे देख रहे हैं, मोंजा करके लिखा हुआ है, मोंजा कैफे की ऑनर। सो प्रियंका खेस, आपको हमारा इस एपिसोड में स्वागत है। सो चलिए हम लोग प्रियंका से एक छोटा इंट्रोडक्शन सुनेंगे और बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी के बारे में बताएंगे हमें। जय जिसू जोहार। और मेरा नाम प्रियंका खेस है और रहने वाली तो मैं भी राउरकेला की हूँ, पर अभी क्योंकि फ़िलहाल हम लोग कैफ़े मोंजा जो है पीछे लिखा आप लोग देख पा रहे होंगे इसको हम रन कर रहे हैं, जो कि उल्हीन में है। इसलिए हम सभी अभी उल्हीन में रहते हैं। इससे पहले हम सभी राउरकेला में रहते थे। हमारा स्कूलिंग वगैरह सब पैदा भी हम वहीं हुए, फिर स्कूल कॉलेज जो भी हमने पढ़ाई की सब राउरकेला में ही की। मैंने ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स में किया, देन उसके बाद मैं बीएड करना चाहती थी पर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। तो इस वजह से कुछ दिनों में घर पे खाली बैठी थी 2-3 साल। तो मैंने सोचा जी नहीं, लॉकडाउन के पीरियड में नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 14 में। फिर 14 के बाद ही मुझे आपका जो कुतरा में सेंट मेरी व्यानी स्कूल है, सेंट जॉन्स मेरी व्यानी, वहाँ पे मेरी एक दीदी थी वाइस प्रिंसिपल थी, तो वहाँ पे हिंदी टीचर का रिक्वायरमेंट था। तो वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा दिन नहीं, कुछ एक सेशन ही मैंने वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका बीएड नहीं है तो आप बीएड करके आइए। तो फिर मैं वहाँ से भी जॉब छूट गया। फिर बीएड करने की सोची पर नहीं कर पाई, क्योंकि बीएड इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पापा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बीएड नहीं की। फिर 2-3 साल ऐसे ही निकल गया मेरा। फिर सोची कि बैठे बैठे क्या करूँ, तो फिर मैंने मास्टर्स ज्वाइन कर लिया इग्नू पे। फिर हिंदी में मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद मुझे ये पता चला कि अब मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गई। तो फिर थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि आपको नेट भी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप नेट क्वालिफाई करते हो तो थोड़ा वेटेज मिल जाता है आपको। तो फिर मैंने नेट का प्रिपरेशन करना शुरू किया। नेट मैंने 2 साल प्रिपेयर करने के बाद में 4th अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया। फिर नेट क्वालिफाई करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया कि अब तो मेरे पास नेट भी है, तो मैं किसी भी कॉलेज में अपना रिज्यूम डाल सकती हूँ। तो मैंने कई कॉलेजेस में, मतलब राउरकेला में तो सारे कॉलेजेस में मैंने डाल दिया था रिज्यूम। और इधर रांची में भी मैंने, जैसे कि जेवीएस हो गया और आपका क्या है और एक गोशनर हो गया, फिर चिंडिका वाला जेवीएस, मैंने काफ़ी कॉलेजेस में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा भी जाता था, उनका रिस्पॉन्ड भी अच्छा होता था कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका रिस्पॉन्ड अच्छा है, आंसर करने का तरीका अच्छा है, लेकिन फिर वो बुलाते नहीं थे। तो कई बार हताश भी होती थी कि इतना इंटरव्यू दे रही हूँ, इतना मतलब नेट क्वालिफाई की सब करने के बाद भी मुझे कहीं से बुलावा नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही करते करते मैंने नायडू साइंस कॉलेज जो था वो मैंने देखा है नेट पे, तो चलो ट्राई करने में क्या जाता है, +2 कॉलेज ही है, फिर भी एक बार देते हैं। फिर मैंने वहाँ पे जाके रिज्यूम अपना सबमिट किया, तो उनको भी शायद रिक्वायरमेंट था उसी टाइम पे। तो प्रिंसिपल सर दूसरे दिन ही बोले कि आप एक बार आकर के डेमो क्लास दे के जाओ। तो मैंने डेमो क्लास के लिए वहाँ पे गई। तो डेमो क्लास देने के बाद में वो लोग को भी पसंद आया क्लासेस, बच्चे भी अच्छे से समझ पाए। तो फिर दूसरे दिन से उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया पढ़ाने के लिए। तो इस तरह मैं अपना जो टीचिंग करियर बोलते हैं वो मैंने फिर से जो स्किप कर दी थी मैं स्कूल के बाद, मतलब स्कूल में पढ़ाने के बाद, तो फिर कंटिन्यू की। फिर वहाँ भी मतलब 2 साल पढ़ाने के बाद में फिर कोरोना आ गया। तो लॉकडाउन के बाद में क्लासेस पूरे बंद हो गए। प्राइवेट कॉलेजेस का तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर से क्लासेस बंद हो गए। फिर मैं घर पे बैठ गई। घर पे बैठने के बाद फिर जब दोबारा लॉकडाउन जब खुल गया,
तो उस समय भी जो प्राइवेट सेक्टर्स जो थे उनको थोड़ा सा फिर से मतलब शुरू करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो कॉलेज का हालत एकदम ख़राब हो चुका था, बच्चे उनको नहीं मिल रहे थे उस टाइम। और एक चीज़ ये था कि उस कॉलेज में ज़्यादातर बड़े साइड के बच्चे आते थे जो कि ओडिया ही पढ़ते हैं, और मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा होते नहीं थे, तो क्लासेस ज़्यादा मिलते नहीं थे। तो इस तरह धीरे धीरे क्लासेस भी बंद हो गया। फिर मैं घर पे बैठी, टू साल ऐसे ही मैंने मतलब घर पे बैठने के बाद मैंने फिर एसएसबी का प्रिपरेशन शुरू किया। एसएसबी लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम होता है, फिर पहला अटेम्प्ट में वो भी क्वालिफाई की। हाँ। फिर इंटरव्यू के लिए गई, पर इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाई मैं। उसके बाद क्योंकि एसएसबी का एग्ज़ाम 2 साल में एक बार होता है, तो काफ़ी समय जो है रुक जाना पड़ता है। आप उसके बाद आइडल बैठ जाते हो घर पे। डिप्रेशन भी आ रहा था क्योंकि एक तो पिताजी सिंगल पेरेंट्स हैं हमारे, और वो भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं है उनका, प्राइवेट सेक्टर में ही है वो भी। तो एक प्रेशर था कि पिताजी का एज हो जा रहा है, हम कुछ किए नहीं हैं दोनों बहनें, हम कुछ कर लेते तो उनको रिलैक्स हो जाता। ये सभी चीज़ दिमाग में हमेशा चलता रहता था। कि मतलब आप तो टीचिंग लाइन में थे, है ना, बीएड किए थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे, फिर मतलब ये कैफे का सोच कैसे आया? एक्चुअली हुआ यूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं टीचिंग जो करियर था मेरा वो कोरोना के पहले था। अच्छा। तब तक सब अच्छा से चल रहा था, पर कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। सभी के लाइफ में हुआ होगा प्राय किसी न किसी क्षेत्र पे। तो ऐसे ही मेरा भी जो टीचिंग करियर जो मैं कंटिन्यू कर रही थी वो रुक गया अचानक से। फिर मैं घर पे आइडल बैठी थी, तो काफ़ी दिनों तक मतलब ऐसे भी हो रहा था कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। मतलब मुझे कहीं बाहर जाने का दिल नहीं करता था, दोस्तों से बात करने का मन नहीं होता था, काफ़ी चीज़ें इस तरह से हो रही थी। फिर जब मैं उस दौर से गुजर रही थी तो मेरी जो छोटी बुआ है उससे मैं काफ़ी क्लोज है। एक्चुअली मेरे घर पे मेरी जितने भी बुआ हैं सभी बहुत क्लोज हैं। तो मैं उनको बताई कि मुझे आजकल इस तरह से फील होता है, तो मेरे को बोली कि तुम कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाओ। फिर वो रहते हैं रांची में, मैं रांची गई उनके पास में। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए इस करके कहीं आसपास जो घूमने की जगह है वहाँ घुमाने के लिए वो ले गए। ऐसे ही खूंटी में दशम फॉल करके एक बहुत फेमस फॉल है, आप लोग सुने ही होंगे। तो हम वहाँ गए घूमने के लिए। तो वहाँ पे एक इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट था, ओपन कॉन्सेप्ट था, एकदम ऐसे तो नहीं पर ओपन था। खाने पीने का व्यवस्था था वहाँ पे लंच का। तो हम वहीं पे खाना के लिए हम बोले, फिर घूमने के बाद हम वहाँ पे आके खाना खाने के लिए जब हम बैठे तो ये मतलब सेम टाइम पे उनके दिमाग में मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि ऐसा चीज़ तो हम भी अपने गांव में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी रोड साइड में जगह है। और जो रोड है मेन रोड है जो झारखंड से कनेक्ट होता है, मित्रपुर से कनेक्ट होता है। तो उसी से ही आइडिया एक्चुअली पनपा कि हम कैफे कर सकते हैं। इसके बाद में और एक चीज़ ये हुआ कि शुरू से ही मैं चाहती थी कि गांव पे कुछ ना कुछ मैं करूं बिजनेस, वो फार्मिंग सेक्टर पे हो या और कोई, पर कुछ तो एक करना था जिससे कि थोड़ा इनकम हो सके। स्टडी करने के बाद में हमको ये पता चला कि इस एरिया में फिर मित्रपुर से लेके नवागांव तक कहीं भी अच्छा जगह नहीं है खाने पीने के लिए, बैठने के लिए। तो क्योंकि हम ही खुद जब राउरकेला से आते थे अपने गांव, तो कुआरमुंडा के बाद कुछ खाने को मिलता भी नहीं था। ले दे करके हाथीवाल में काकरी के किचन में वहीं पे ही हम कुछ खाते थे। तब हम सोचे कि तो हम फिर कैफ़े कर सकते हैं मतलब ये चीज़ करें तो शायद ये चल जाए हमारा यहाँ पे। इसी से हमने ये कैफ़े करने का मतलब जो हम खूंटी में सोचे थे वहाँ बैठे बैठे, वो उसके बाद आके हम कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ हम कर सकते हैं। मतलब ये डर नहीं लगा कि कल के दिन में यहाँ जब कर रहे, क्योंकि सॉरी मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि गांव का एरिया जो होता है ना, एक तो वैसे ही उतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहते हैं, और कैफ़े जो कॉन्सेप्ट है ये तो अगर देखा जाए तो शहर का कॉन्सेप्ट है, और गांव में उस चीज़ को लाना मतलब पब्लिक का अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इस चीज़ का डर तो था हमेशा ही, क्योंकि आप कोई भी नई चीज़ करते हो तो थोड़ा डर तो रहता ही है कि पता नहीं वो कैसा होगा, क्या होगा, रिस्पॉन्ड कैसा मिलेगा।
ये डर था हमेशा, शुरू करने के बाद भी कई महीनों तक ये था। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा था उस टाइम में जब आप ये स्टार्ट करेंगे, ये बात रखे सामने? तो फैमिली का सपोर्ट अगर बोले तो पिताजी तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे इसके क्योंकि उनको हमेशा लग रहा था कि बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुमको यही करना था। तुम्हारे दिमाग में ये किसने डाल दिया, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में कैफे का मतलब ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया। क्योंकि जनरली हम लोग का मतलब ये आदिवासियों का होता है कि हम लोग बिजनेस के और कम ही आकर्षित होते हैं और ज्यादा करके हम लोग जॉब की ओर। हाँ, तो मम्मी पापा लोगों को भी लगता है कि नहीं, जॉब करना मतलब सिक्योर होता है। मैं जान पाई तो आप तो इसके मतलब कैफे रन करते करते भी आप शायद टीचिंग कर ही रही हैं। हाँ, कर रही हूँ, एक्चुअली मैं कर रही हूँ। अभी कुछ महीनों से मैंने फिर से उसे कंटिन्यू किया है। बीच में तो जब मैं कैफे शुरू की तब खाली ही थी, कैफे ही चला रही थी। तो मतलब आपको टाइमिंग प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें? क्योंकि मुझे गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा गया है तो 2 ही क्लासेस होते हैं 1-1 घंटे के। सुबह जाकर मैं क्लास लेकर के 12 बजे तक सब खत्म हो जाता है, फिर आती हूँ। और हमारा कैफे तो ऐसे भी शाम का है, तो 3 बजे से हमारा कैफे खुलता है, तब तक आराम से मैनेज हो जाता है। और आप करना चाहो तो आप कितनी भी चीज़ें कर लो, मैनेज हो ही जाएंगी। और एक चीज़, जैसे कि मैं कैफ़े आई और बहुतों से सुनी भी थी कि आप लोग का जो कैफ़े है इसमें स्पेशली गर्ल्स ही हैं, तो ये सोच कैसे आया कि यहाँ गर्ल्स ही रखना है मुझे? एक्चुअली ऐसा कोई वो नहीं था कि हम गर्ल्स को ही लेके चलेंगे, या वो फेमिनिज्म वाला फंडा नहीं था। सच बोले तो मेल वर्कर्स के साथ भी हमने काम किया शुरू में, लेकिन वो कुछ दिन करते थे फिर वो चले जाते थे। फिर एक होता था कि अब दूसरा हम किसको ढूंढें, फिर ऐसे करके 2 लोग आए, फिर वो करके चले गए। तो हमको बाद में फिर ये लगा कि नहीं, अब मुझे गर्ल्स के साथ ही करना है, क्योंकि जो भी गर्ल्स थे जो शुरू से अभी तक हैं वो लोग अभी तक ही मेरे साथ में हैं। तो मेरे को ये देखने को मिला कि इनका डेडिकेशन मतलब आदमियों से उनसे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सोची कि नहीं, अब हम वुमेन्स ही साथ में मिलके करेंगे। और जब हम साथ में मिलके करते हैं तो एक अलग एटमॉस्फेयर भी होता है, हम खुल के बातें भी कर सकते हैं और काम करने में भी मज़ा आता है एक्चुअली। हाँ, और जब मैं एंटर कर रही थी तो मतलब जो देखी यहाँ पे आपका जो भी यहाँ कंसेप्ट है ना, सारा तो बैम्बू स्टिक और गांव का सेटअप टाइप का ही आप लोगों ने यहाँ बनाया। तो ये आइडिया आपका था या सभी ने मिलके किया, या कैसा? मेरा था अकेले का, ये तो मैं नहीं बोलूँगी, सबों का ही कुछ ना कुछ इसमें आइडिया लगा हुआ है। जैसे कि बैम्बू का इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ये आइडिया जो था मेरे फूफा जी का था, जो कि मतलब रांची में रहते हैं और वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, ग्रुप कैप्टन अल्बर्ट बा। तो उन्हीं का ही सारा आइडिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है वहाँ पे जो तुमको मिलता है उसी से तुम मतलब अपना कैफे को बनाओ, ना कि तुम बाहर से चीज़ों को लाओ और वहाँ पे डालो। वो नहीं चाहते थे ये चीज़। तो इसलिए हम देखें कि हमारे पास बैम्बूज तो गांव में मिलते ही हैं, तो क्यों ना बैम्बू से ही हम कुछ कर सकें। तो उसी से हम वो फेंसिंग वगैरह किए, ये जो स्क्रीनिंग है ये बैम्बू से किए, इस तरह से वो बैम्बू से हम लोग किए। और बहुत जगह हम देख रहे हैं कि आप लोग का जैसे वो क्या बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा होता है ना मुर्गी ढकने वाला, जो उसका बड़ा साइज ऐसा ही कुछ है। तो उसका भी लाइक बहुत सुंदर से आप लोगों ने छाता टाइप का बना के उसको रखा है, तो देखने को बहुत अच्छा लगा। जैसे खपरा का भी जिस तरीके से आप लोगों ने यूज़ किया है तो देख के अच्छा लग रहा है। सो बहुत ही चीज़ है जो कि ये सारा देखा जाए तो ये सब DIY ही किया गया है। तो अच्छा, हाँ, मेरे को ये जानना था कि मतलब आप तो टीचिंग करते थे और खाना बनाने का भी हॉबी वगैरह था या कैसा? खाना बनाने का हॉबी तो नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी खाना बनाने के लिए मैं उतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जो फ्रेंड है मनीषा, उसको खाना बनाना बहुत पसंद है और उसको कई सारी चीज़ें बनानी आती हैं, और ये चीज़ मेरे घर वाले और मैं अच्छे से जानते थे। और जब हम कैफ़े करने का सोचे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बनाएगा कौन। हाँ, तो इसलिए मैं मनीषा को पहले अप्रोच की कि देखो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे हम ऐसे सोच रहे हैं, तो तुम क्या कहती हो। तो वो बोले कि नहीं, अच्छा है, अच्छा सोच रही हो। उससे पहले वो भी कहीं पे काम कर रही थी, एक दुकान पे, शॉप पे जाती थी।
तो वो शॉप को छोड़ करके वो मेरे साथ जुड़ी, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसका कि पता नहीं क्या होगा, उसे पता भी नहीं था। वो ट्रस्ट की और आई, और देखा जाए तो उसी के वजह से ही सब चल रहा है। मतलब कुकिंग का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टोटल उसी के ऊपर है। और कई सारी चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा, कुछ चीज़ें वो मेरे से सीखी। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ वही बनाती है, मैं भी कुछ, जैसे कि मैं घर पे पास्ता वगैरह बनाती थी, तो पास्ता और मैगी मैं शुरू से घर पे बनाती थी और सबको पसंद भी आता था। मैं अगल बगल खिलाती थी तो बहुत अच्छा पास्ता बनाती हो। तो मैं सोचती थी, मेरी बहन को बोलती थी, अरे मैं पास्ता बेचूंगी तो वो बिक जाएगा। और फाइनली बिक भी रहा है। और फाइनली बिक भी रहा है। पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा जब आप लोग यहाँ पे स्टार्ट किए? तो रिस्पॉन्ड तो बोले तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसीलिए हम लोग 1 ईयर भी टिक पाए, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं क्योंकि 1 ईयर भी ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और हम 1 साल कंप्लीट करके भी अभी तक हम बरकरार हैं, तो ये कस्टमर की ही वजह से। जब हम शुरू किए तो हमको ये तो लगा ही था कि पता नहीं किस तरह के कस्टमर होंगे, क्योंकि हम गांव में कर रहे हैं और कितने लोग आएंगे भी या नहीं, ऐसे लगता था। शुरुआती दिनों में हम बैठे रहते थे दोनों मनीषा के साथ में, और खाली ही रहता था, कोई आता नहीं था ज़्यादा। तो सोचते थे पता नहीं चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये सब चीज़ें था। पर धीरे धीरे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग आते थे तो फोटोज़ वगैरह डालते थे, तो वैसे कई लोग इस तरह से जाने, तो बिरमित्रापुर हो गया, पुरना पानी, आसपास से लोग आने लगे। मोंजा क्या ये कैफे मोंजा? कैफे मोंजा। तो कैफे मोंजा जो है, मतलब ये वर्ड मोंजा का मतलब क्या है? हाँ, बहुत कोई पूछते हैं सवाल कि मोंजा का मतलब क्या है। तो मोंजा एक्चुअली हम जब मतलब कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे मुश्किल चीज़ होता है कि हम उसका नाम क्या रखें। तो बहुत हम लोग नाम ढूंढने की, आखिर क्या नाम रखें, ऐसा क्या नाम दे जिससे कि मतलब मेरे दिमाग में ये था कि लोग कभी आए तो उनके दिमाग में ये, मतलब जब वो जाए तो वो कैफ़े का जो नाम है वही नाम ले कि हम वहाँ गए थे। ऐसे नहीं कि हम रेस्टोरेंट गए थे या हम कैफ़े गए थे, कैफ़े का नाम लेके ही बोले। तो शुरुआत में हम सोचे कि मेरी दादी और दादू का नाम मिला करके हम कुछ बनाने की कोशिश किए। फिर और भी कई सारे नाम को हम मिला जुला करके, कभी पूरे फैमिली का सारा इनिशियल को लेकर के भी कुछ ना कुछ पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में मैं सोची कि क्योंकि अगर आप हमारे बारे में अगर मतलब कहीं बाहर से आप जानोगे या देखोगे, तो पापा जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा किए हैं। क्योंकि हम इतने छोटे थे जब मम्मी का डेथ हो गया, उसके बाद वो अकेले ही हमको पाले पोसे। बहुत कोई बोले कि आप बच्चे को कैसे पालोगे, आप दूसरी शादी कर लो या फिर बच्चों को हमारे पास दे दो, पर वो कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। कितने साल के रहे होंगे आप जब मामा? उस समय मैं कुछ 12 साल की थी होगी, काफ़ी छोटी थी। मेरी बहन तो बहुत ही छोटी थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि माँ की डेथ हो चुकी है और चली गई है। अच्छा, वो लगभग आपसे कितनी छोटी है? वो कितने साल की रही होगी? वो मेरे से 2 साल छोटी है। अच्छा। पर उस समय में थोड़ा समझ नहीं होता है बच्चों को, जब नहीं देखते हो आप आसपास तो आपको लगता है कि वो नहीं है अब। और मम्मी को थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर था, तो उस वजह से मतलब थोड़ा वो ठीक से मतलब सोच नहीं पाती थी, या उनका बिहेवियर वैसा नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा तो जो एक नॉर्मल माँ और बच्चे के बीच में जो रिलेशन होता है वो काफ़ी पहले ही थोड़ा टूट चुका था हमारे बीच में। जब छोटे होते हैं तो हम जब किसी पागल इंसान को देखते हैं तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। सेम वही चीज़ें हमारे साथ भी होती थी, तो हम उनसे डरते थे, घबराते थे। तो इसलिए जो रिलेशन था एक नॉर्मल माँ बच्चे के बीच में होती, वो कट आउट हो चुका था हमारे बीच में। लेकिन जब वो गई उसके बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ खो दिए हैं अब। और क्योंकि मतलब मेरे मम्मी पापा का लव मैरिज था, तो अब जब हम बड़े हो गए तो हमको ये समझ आती है कि लव मैरिज में जो होता है
वो कपल्स के बीच में कई सारे वो सपने वो बुने होते साथ में कि हम जब साथ होंगे हम ये चीज़ें करेंगे वो करेंगे, जो कि माँ इतनी जल्दी चली गई, वो चीज़ें शायद हो नहीं पाई और उनके सपने अधूरे रह गए। और पिताजी वो सपनों के साथ ही अकेले वो मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी तो मैं एक पोएम भी लिखी हूँ उसके ऊपर में, पिताजी के ऊपर मैं कई सारी चीज़ें लिखी हूँ। उसमें मैं यही चीज़ें लिखी थी कि एक इंसान अकेले कैसे रह सकता है, उसको भी कोई चाहिए जिसके साथ वो अपना मतलब बात शेयर कर सके। जब वो प्रॉब्लम्स में है तो कोई हो जो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। और मैं जानती हूँ मतलब अभी मैं फील कर पाती हूँ कि उन दोनों के बीच में कितना प्यार रहा होगा कि उनकी यादों के सहारे वो अकेले रह गए हमारे हमको देख करके। तो वो सब चीज़ें मैं सोच करके एक्चुअली मैं मोंजा नाम रखने का मैं सोची कि मतलब वो साथ तो नहीं रह पाए, लेकिन मैं ये दोनों जो नाम है उसको जोड़ करके मैं शायद उनको हमेशा साथ रख सकूं। तो मम्मी का नाम? हाँ, मम्मी का नाम था मोनिता। अच्छा। और पिताजी का रंजन। अच्छा, तो दोनों को मिला के मैं मोंजा ये नाम। और की चीज़ ये है कि वो मतलब मोंजा नाम से मेरे को ये लगेगा कि दोनों हमेशा मेरे साथ ही हैं, दोनों का ब्लेसिंग से। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा सोच है। और शायद अगर अगर मैं ये नाम नहीं पूछती तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है या क्या बैकग्राउंड है वो नहीं जान पाते। तो मतलब जो कुछ भी आप लोगों ने फेस किया अभी तक, मतलब बचपन से लेके अभी तक, तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है आप लोगों के लाइफ में, ये देखने को जानने को मिला। सो बैक ऑफ द कैमरा तो मुझे बहुत कुछ पता चला, लेकिन शायद मैं सामने से वो शेयर नहीं कर रही हूँ। प्रियंका से सुनना चाहेंगे हम सबके लिए, मतलब बॉयज़ हो गर्ल्स हो मम्मी पापा सबके लिए एक जनरल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो जॉब हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप करो। क्योंकि अभी इससे पहले का जो हमारा जनरेशन था वो तो कभी किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, तो ये बात लाजमी है कि वो सपोर्ट तो नहीं करेंगे। इतना मतलब आसान नहीं होता कि नई चीज़ों को अडाप्ट कर लेना तुरंत। लेकिन आजकल जॉब भी तो नहीं मिलता है। हाँ, जॉब भी नहीं मिलता, वो भी एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आप जब बिजनेस करते हो तो एक अलग सा सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है आपके अंदर। आप मतलब अपने बॉस खुद होते हो, आपको जब जो चाहिए आप कर सकते हो। जॉब में वो चीज़ें नहीं होती है, जो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि हमारे जो ट्राइबल बच्चे हैं, जॉब आप करिए, लेकिन कुछ कुछ छोटा मोटा जो बिजनेस आप मतलब करना चाहते हैं, जो आप घर से आप कर सकते हो वो आप करो, ताकि लोग एक तो आपको भी जाने और एक जो ट्राइबल लोगों को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो भी उनको मिलेगा। स्पेशल के लिए ये एपिसोड है, तो स्पेशली आज प्रियंका के मुंह से हम हमारे वुमेन्स लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज सुनना। वुमेन्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब अभी का ज़माना ऐसा नहीं रहा कि औरतें अब घर पे बैठी हैं या खाना बना रही हैं, बच्चों को संभालना, बस इतना ही है। उन चीज़ों से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं अभी। तो वुमेन्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, कई सारे वुमेन्स को मैं देखी हूँ कि वो कुछ सोचे होते हैं करने का, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंस के रह जाते हैं और नहीं कर पाते। तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप जो भी सोचे हो, आपको जो भी आपके अंदर हुनर है, आप जो कर सकते हो, बाहर ले जा सकते हो, लोग जिससे इंस्पायर हो आप करो। क्योंकि मैंने भी अपने कैफ़े पे सिर्फ हम वुमेन्स ही हैं, सारे गर्ल्स ही हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं आपका मेंटेनेंस से मार्केटिंग वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हम ही करते, कुकिंग से लेके सब चीज़ें। तो गर्ल्स कैन डू एवरीथिंग बोलते हैं ना, तो वो सभी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर एक औरत नई सृष्टि को ला सकती है दुनिया में, तो बाकी सारी चीज़ें कर सकती है। तो इसलिए आप घबराइए मत कभी भी। आपके मन में जो भी है, आप जो चाहते हैं करने के लिए, जो हुनर है आप में, आप वो करिए। और वुमेन्स जब करती है कोई भी चीज़ तो वो दिल से करती है,
और दिल से किया हुआ चीज जो हमेशा सफल ही होता है। सो हम अगर आते हैं किसी के पास में और खाली हाथ आए, ऐसा हो नहीं सकता और ये हम होने नहीं देंगे। सो इसीलिए आज वुमेन्स डे के स्पेशल के नाम पे हम प्रियंका और मुंजा कैफे और उनके टीम को ये छोटा सा पौधा देते हैं और संभालिए इसे और आपका बगीचा का सुंदरता बढ़ाने में काम आएगा, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सुंदर पौधा के लिए, बड़ा सुंदर है ये, हमारे पास है भी नहीं तो एक अलग पौधा आ गया हमारे गार्डन में। और थैंक यू सो मच कि आप हमें इस काबिल समझे कि वुमेन्स डे जो आपका एपिसोड आता है उसमें आप जगह देने के लिए, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं दिल से चाहती थी कि मैं आपके साथ कभी मिलूं, लेकिन ऐसे मिलूंगी ये मुझे नहीं पता था, ऊपर वाले की इच्छा है। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू हमें टाइम देने के लिए।